अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम सेहत है नेमत में तारिक खान, आपका मेज़बान तारिक खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद, क्या इसकी वजूहात हमारी गैर मयारी खुराक है या पीने का पानी जो है वो साफ़ ना होना है या कोई और वजूहात हैं? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसीब नवाज़, FCPS सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, तो सर एक तो ये पूछना था कि हेपेटाइटिस की अक़साम कौन कौन सी हैं और इसकी फैलने की क्या वजूहात हैं जो तेज़ी से हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है? असल में जो हमारे माशरे में पाए जाने वाला हेपेटाइटिस है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें कुछ है जो हमारे पास जो पानी से फैल रहा है, जिस तरह आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, हेपेटाइटिस ए और ई है। और कुछ है जो हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या ब्लड ट्रांसमिशन इसका मेन सोर्स, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी है। और इसमें एक और हेपेटाइटिस है जिसमें डी भी है। ये कॉमन हेपेटाइटिस है। कुछ और सिंपल वायरस हेपेटाइटिस भी होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में होते हैं, जो इतने कॉमन नहीं है, वो मुख्तलिफ पेशेंट को में पाए जाते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो हमारे जहाँ पे जो कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात हैं कि ये किस वजह से इसकी शरह बढ़ रही है, और सर क्या तशखीस है हेपेटाइटिस के जो है डायग्नोज करने के लिए क्या क्या तशखीस की जाती है या ज़रूरी क्या है इसमें? अच्छा, ये जो है ना बड़ा कॉमन सवाल है, लोगों के ज़हन में बहुत आता है। असल में हेपेटाइटिस जो ये हमारे माशरे में जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है या बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपने सुना होगा कि पीला यरकान होगा या पीला हेपेटाइटिस जो है ना इस तरह का, और कुछ काला का नाम सुना होगा। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसमें आम आंखें बहुत ज़्यादा पीली हो जाती हैं, ये आम एक्यूट हेपेटाइटिस की फेज में लेबल किया जाता है। और ये आम तौर पे गंदा पानी पीने से, गलत जगहों से खाना खाने से और अनहाइजीनिक एक्टिविटी जितनी भी है उससे फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है ना, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस की फेज़ में आते हैं, जो लंबे अरसे से चल रहे होते हैं, जो स्लो किलर जिनको कहते हैं। तो ये हमारे, क्योंकि हमारे माशरे में कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपने देखा होगा कि एक तो पहले ये क्रोनिक है ना, ये पहले से भी फैलते हैं। जिस तरह ये हजाम करने जाते हैं तो वहाँ पे एक ही ब्लेड बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। औरतें हैं तो वो बाज़ार में जाके नाक कान जो है ना उनमें सुराख करवाती हैं, ठीक है। वो इसकी बहुत बहुत कॉमन काज है। जिसम पे टैटूज़ बनाना, वो कॉमन काज है। कुछ हमारे डॉक्टर्स का भी रोल है। एक ही सिरिंज जो है ना, जो आम डॉक्टर कह लें, उनको क्वैक कह लें, ठीक है, जो पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, जो एक ही सिरिंज से जो है ना सिर्फ पैसे बचाने के लिए मुख्तलिफ मरीज़ों को लगाई जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पेरिफेरी में आमतौर पर मरीज़ आते हैं, बेचारे को दांत निकलवा रहा है, जो डॉक्टर भी नहीं है, दाई हैं, ठीक है, वो दांत निकाल रहे हैं, एक ही से निकाले जा रहे हैं पैसे बनाने के लिए। मरीज़ों को उसके एजुकेट नहीं किया जाता, तो वो भी कॉमन काज है। सो जहाँ कहीं से भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जहाँ से जा रहा है, तो वो एक काज है कि जहाँ से आपको कह लेंगे हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है। सर, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करने से इस मर्ज से बचा जा सकता है? देखिए जी, हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, जो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि पानी साफ़ पिएं, और खाना खाना है तो आप अच्छी जगह से खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं, हाथ धो के खाना खाएं, फ्रूट लेके आते हैं उसको धो के खाएं, कोई बाहर से चीज़ आती है उसको धो के खाएं, ठीक है, सब्ज़ी हैं वो अच्छी तरह धो के खाएं। तो ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में इसमें एक चीज़ ऐड कर दो, प्रेग्नेंट फीमेल हेपेटाइटिस ई की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, और प्रेग्नेंट फीमेल की में मोर्टेलिटी 25% तक डॉक्यूमेंट की गई है। इतनी ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी हेपेटाइटिस ई की, तो उनके लिए बहुत एहतियात के साथ उन्होंने क्या खाना क्या पीना है, तो उनको पहले एजुकेट किया जाए। जो हेपेटाइटिस बी और सी की वजूहात हैं वो मैंने आपको पहले बता दी, उसकी एहतियातें भी वैसी हैं कि अगर आप बाल कटवाने जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाएँ। कहीं आप इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये श्योर कर लें कि आपने जो सिरिंज है वो आपकी नहीं हो, यूज़ ना हो, ठीक है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाना है तो आप किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से करवाएं, और वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखें। ब्लड लगवाना है तो प्रॉपर किसी अच्छी लैब से स्क्रीनिंग के बाद ब्लड लगवाएं। तो ये वो एहतियातें हैं जो बहुत कॉमन है।
ٹھیک یہ کیونکہ یہ مین کازز ہیں کہ لوگ عام طور پہ دانت نکلواتے ہیں تو دانت جو ہے نا وہ کسی ڈینٹسٹ سے لگوائیں. تو یہ ساری چیزوں کے احتیاط ہے. جہاں سے بلڈ ٹرانسفیوژن سے آپ روک سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ ان کے وجوہات میں بھی ہیں, احتیاطوں میں بھی آتی ہیں. سر ہیپاٹائٹس بی کے متعلق تو حفاظتی ویکسینیشن موجود ہے جس کو اگر لگوا لیا جائے تو ہیپاٹائٹس بی سے بچا جا سکتا ہے. تو کیا ہیپاٹائٹس سی کی بھی کوئی ایسی حفاظتی ویکسینیشن ہے, اگر اس کو ہم لگوا لیں تو اس مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. جس طرح ویکسینیشن عام طور پہ کہہ لیں کہ پریونشن ہے نا, ویکسینیشن کروانی بڑی ضروری ہے. تو ویکسینیشن بی کی دوبارہ کو کروائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پہلے اسکریننگ کروائیں. عام طور پہ ماں سے بچوں میں ٹرانسمیشن ریٹ اس کا بہت کامن ہے. تو فیمیل کی جو ہے پریگنینسی سے پہلے دیکھیں, ان کے ٹیسٹ دیکھیں, ان کو ہے تو نہیں, اس کو گیسٹرونٹولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ بچوں میں ٹرانسمیشن کو روکا جائے. دوسرے نمبر ہیپاٹائٹس سی کی ایسے ویکسینیشن تو ابھی نہیں ہے, لانچ ہمارے نہیں ہوئی, لیکن وہ ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ ابھی فل ٹائم ڈاکومنٹڈ ہے اور وہ کلیئرنس کی طرف آ رہی ہے. جس کا بھی ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ لازمی کروائے. اور ہیپاٹائٹس ای کی ویکسینیشن کو چائنا سے ابھی ایف ڈی اپروول نہیں ہے, لیکن ویکسینیشن ان مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے, تو وہ بھی لگوائی جا سکتی ہے, وہ جو ہائی رسک پیشنٹ ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے جگر کی جو بیماری ہے ہیپاٹائٹس کے متعلق بہت مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر ان احتیاطی تدابیر اور ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں اور یہ احتیاطیں ہم اختیار کریں تو اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. اور آخر میں آپ ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کوئی نئے ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.